नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिस पर आजकल बहुत बहस और चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए 2026 नियमों की। इन नियमों को लेकर छात्रों, शिक्षकों और यहाँ तक कि अभिभावकों में भी काफी भ्रम और चिंता है। बिल्कुल। और इसीलिए कोई भी राय बनाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम तथ्यों को एक-एक करके समझें। सही बात है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन नियमों को सरल भाषा में समझा जाए, जैसा कि वे दस्तावेजों में दिए गए हैं, ताकि सारी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन है। हाँ, और हमारा लक्ष्य है कि इस जानकारी को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे आप तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नियम आखिर हैं क्या। इनकी अधिसूचना 13 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य है भेदभाव मिटाना और जिसे कहते हैं फुल इक्विटी यानी पूर्ण समानता लाना। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये अब कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। बिल्कुल, लीगली बाइंडिंग। ये भारत के सभी केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू होते हैं। मतलब अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल यही उठता है कि इन नए इतने सख्त नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोतों के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, पुरानी व्यवस्था की विफलता। मतलब जो 2012 के नियम थे वो। जी, वो नियम केवल एडवाइजरी थे, मतलब सलाह देने वाले थे, दंडात्मक नहीं। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि 2019-20 में जहां 173 मामले थे, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 378 हो गए। एक मिनट, 378? ये तो 118.4% की वृद्धि है। हाँ, ये बहुत बड़ी बढ़त है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और दूसरा कारण है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद कोर्ट ने एक सख्त तंत्र की मांग की थी। अच्छा। और तीसरा कारण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020, जिसमें फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी पूर्ण समानता और समावेश को अनिवार्य किया गया है। तो अब ये साफ है कि ये नियम क्यों लाए गए। अब ये समझते हैं कि ये नियम कहाँ और किस पर लागू होते हैं। ये नियम पूरे भारत में लागू होते हैं। दायरे की बात करें तो इसमें सभी तरह के संस्थान आते हैं, केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय। और हितधारकों में सिर्फ छात्र? नहीं, सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सुरक्षा का आधार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता को बनाया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा दी गई है। ओके, तो अब जमीनी स्तर पर क्या बदलेगा? मतलब कॉलेज के लेवल पर क्या कोई नया ढांचा बनाया गया है? हाँ, एक पूरी नई संरचना बनाई गई है। सबसे ऊपर होंगे संस्थान के प्रमुख यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। ठीक है। उनके तहत एक समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या ईओसी होगा, जो एक नोडल केंद्र के रूप में काम करेगा। और इस केंद्र के नीचे? इस केंद्र के नीचे एक इक्विटी समिति होगी, इक्विटी कमेटी। ये एक जांच करने वाली संस्था होगी जिसके अध्यक्ष वीसी या प्रिंसिपल होंगे। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। अच्छा। इस समिति के तहत फिर 2 टीमें काम करेंगी। एक है इक्विटी स्क्वाड, जो एक तरह की मोबाइल निगरानी टीम होगी, और दूसरे हैं इक्विटी एम्बेसडर, जो विभाग या हॉस्टल स्तर पर प्रतिनिधि होंगे। ये तो काफी विस्तृत ढांचा लग रहा है। अब बात करते हैं शिकायत प्रक्रिया की। अगर किसी को शिकायत करनी हो तो क्या होगा? यहाँ पर चीजें मुझे लगता है सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर बहुत सख्त समय सीमा तय की गई है। प्रक्रिया इस तरह है, सबसे पहले शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन पर दर्ज की जाएगी। ओके, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर इक्विटी समिति की बैठक करना अनिवार्य है। सिर्फ 24 घंटे में? जी हाँ। फिर समिति को 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करनी होगी। 15 दिन? और फिर अगले 7 दिनों के अंदर संस्थान प्रमुख को उस पर कार्रवाई करनी होगी। एक जरूरी बात यह भी है कि अगर मामला आपराधिक मतलब क्रिमिनल है तो पुलिस को तत्काल सूचित किया जाएगा। और अगर कोई कॉलेज इन नियमों का पालन ना करे तो मतलब प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ जिम्मेदारी और दंड दोनों तय किए गए हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीधे कुलपति, वीसी या प्रिंसिपल की होगी। अच्छा। उन्हें हर साल यूजीसी को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी
और अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो दंड का भी प्रावधान है। किस तरह के दंड? यूजीसी से मिलने वाले फंड और ग्रांट्स रोकी जा सकती हैं। डिग्री प्रदान करने का अधिकार छीना जा सकता है। ओहो। और संस्थान की मान्यता यानी रिकॉग्निशन भी रद्द की जा सकती है। तो मुख्य कारण क्या है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है जातिगत भेदभाव की परिभाषा। नियम 3C के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल SC, ST और OBC सदस्यों के खिलाफ होने वाला भेदभाव है। इसी परिभाषा पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये परिभाषा एक तरफा है, यूनिडायरेक्शनल? क्या सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी का छात्र जातिगत द्वेष का शिकार नहीं हो सकता? बिल्कुल यही सवाल उठाया जा रहा है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कानूनी स्थिति अभी अंतिम नहीं है, ये कहना जरूरी है। इसी विवाद से जुड़ी चिंताएं और जो विरोध के तर्क हैं वो क्या है? देखिए, हमारे स्रोतों में से एक तराजू के माध्यम से दिखाया गया है। एक पड़ले में चिंताएं हैं और दूसरे में नियमों का उद्देश्य। ठीक है। चिंताओं में शामिल है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर, मतलब क्या ये अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। दूसरा, झूठी शिकायतों पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे इसके दुरुपयोग का खतरा बताया जा रहा है। और तीसरा, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इक्विटी समिति में सामान्य वर्ग के लिए कोई कोटा नहीं है। सही। वहीं तराजू के दूसरे पड़े पर इन नियमों का उद्देश्य है सुरक्षा प्रदान करना। वैसे कुछ छात्र समूहों का ये भी तर्क है कि इन नियमों से कैंपस में आपसी अविश्वास बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य वर्ग पूरी तरह से असुरक्षित है? यहाँ पर एक और नियम को समझना होगा। जैसा कि हमने पहले देखा, नियम 3C जाति आधारित भेदभाव को लेकर SC, ST, OBC पर केंद्रित है। हाँ। लेकिन एक और नियम है, नियम 3E, जो सभी हितधारकों ऑल स्टेक होल्डर्स पर लागू होता है। अच्छा, सभी पर? जी, सभी पर। ये धर्म, लिंग, विकलांगता और मानवीय गरिमा के आधार पर होने वाले सामान्य भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये भी एक तथ्य है कि 2417 हेल्पलाइन सभी छात्रों के लिए खुली है। तो अब इसकी कानूनी स्थिति और भविष्य क्या दिखता है? वर्तमान में इन विनियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसकी सुनवाई जनवरी 2026 में होनी है। मुख्य तर्क यही है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा जाति तटस्थ मतलब कास्ट न्यूट्रल होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है और सरकार ने यह पक्ष रखा है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले में बहुत सी अफवाहें भी हैं, तो चलिए तथ्य और अफवाह को अलग करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली अफवाह, छात्र को बिना जांच के तुरंत जेल भेज दिया जाएगा, जो बहुत सुनने में आती है। बिल्कुल। तथ्य ये है, नहीं, पहले 15 दिन की आंतरिक जांच होगी। पुलिस केवल आपराधिक मामलों में ही शामिल होगी। ठीक है। दूसरी अफवाह, सामान्य वर्ग के छात्र शिकायत नहीं कर सकते। तथ्य, वे सामान्य भेदभाव जैसे धर्म, रैगिंग या गरिमा के मुद्दे पर शिकायत कर सकते हैं। और तीसरी अफवाह, झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं है। देखिए, तथ्य ये है कि इन नियमों में कोई विशिष्ट दंड नहीं है, पर कॉलेज के जो अनुशासन नियम होते हैं वो लागू होते हैं। और लोकपाल, जिसे ऑम्बुड्स पर्सन कहते हैं, उसके पास अपील की जा सकती है। ये लोकपाल क्या है? अगर कोई इक्विटी समिति के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो क्या होगा? इसके लिए एक अपील तंत्र बनाया गया है। अगर कोई इक्विटी समिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर एक स्वतंत्र लोकपाल के पास अपील कर सकता है। तो ये लोकपाल एक तरह से कॉलेज से बाहर की बॉडी होगी? बिल्कुल। इसकी भूमिका एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकारी की होगी और उसकी शक्ति ये है कि उसका निर्णय संस्थान पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होगा। अच्छा। और इसका महत्व ये है कि इससे कॉलेज प्रशासन से मुक्त एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष को हम 4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, जीरो टॉलरेंस, ये भेदभाव के खिलाफ एक बहुत ही सख्त रवैया है। दूसरा, मजबूत सुरक्षा, ये ST-OBC के लिए एक विशेष कानूनी कवच है। तीसरा, कानूनी जिम्मेदारी, मतलब समानता अब केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी बाध्यता है। और चौथा, भविष्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही इन परिभाषाओं को अंतिम रूप देगा। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके मुझे लगता है दूरगामी परिणाम होंगे। हमने नए ढांचे, सख्त समय सीमा और विवाद के मुख्य बिंदुओं को समझा। बिल्कुल। और अंत में हम यही कहेंगे कि डर या अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय सूचित होकर समझना बेहतर है। तथ्यों पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के बाद हम एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं।
कानून संरचनात्मक समानता बनाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन वास्तविक समानता प्राप्त करने में कैंपस की संस्कृति और व्यक्तिगत मानसिकता की क्या भूमिका है? क्या केवल एक कानून दिलों और दिमागों को बदल सकता है, या ये सिर्फ पहला जरूरी कदम है?